कुणाल कामरा का जो नया स्पेशल आया है, नया भारत, वो सिर्फ हंसी मजाक का कलेक्शन नहीं है, बल्कि आज के भारत पर एक बहुत ही तीखी और सोची समझी टिप्पणी है। तो चलिए आज इसी स्पेशल को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कामरा अपने व्यंग्य से राजनीति, समाज और अमीरी पर कैसे वार करते हैं। तो हम इस विश्लेषण को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले बात होगी राजनीति की, फिर हम देखेंगे कि कामरा भारत के सबसे अमीर लोगों और हमारे सामाजिक रीति रिवाजों का मजाक कैसे उड़ाते हैं। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी और राष्ट्रवाद पर उनकी सोच को समझेंगे और आखिर में उनके गानों में छुपे विरोध के साथ इस पड़ताल को खत्म करेंगे। देखिए, कामरा बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते। शो शुरू होते ही वो सीधे हाल के चुनाव नतीजों पर आ जाते हैं, जो कॉमेडी के लिए एक मजबूत राजनीतिक स्टेज तैयार कर देता है। शो की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, 239। ये वो आंकड़ा है जो सत्तारूढ़ पार्टी ने सीटें जीती, मतलब बहुमत से कम। कामरा इसी एक नंबर से उस पूरे राजनीतिक तनाव और विडंबना की नींव रख देते हैं जो हमें पूरे स्पेशल में देखने को मिलती है। और 239 सीटों के ठीक बाद कामरा की ये लाइन आती है। ये सीधा सीधा उस दिखावे पर कटाक्ष है जहां नतीजा उम्मीद से कम आया है, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर खुश होने का नाटक किया जा रहा है। ये लाइन असलियत और दिखावे के बीच के फासले को मजेदार तरीके से दिखाती है। तो राजनीति से आगे बढ़ते हुए कामरा अपना कैमरा घुमाते हैं भारत के सबसे अमीर, मतलब अल्ट्रा रिच क्लास की तरफ। वो उनके दिखावे और आम आदमी की दुनिया से उनके डिस्कनेक्ट पर व्यंग्य करते हैं। कामरा अंबानी परिवार के प्री वेडिंग फंक्शन को एक ऐसे तमाशे की तरह पेश करते हैं जहां दौलत का ऐसा प्रदर्शन होता है जो हमारी आपकी सोच से भी परे है। जरा सोचिए, बेटी को तोहफे में पूरा जंगल दे देना, या फिर बॉलीवुड के सारे बड़े सितारों का एक बस में भर जाना। हर एक छोटी सी बात एक बड़ा व्यंग्य बन जाती है। और फिर आती है ये लाइन। ये कामरा के ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर का एक बेहतरीन नमूना है। ये सिर्फ कोई फिजिकल कमेंट नहीं है, बल्कि इस बात पर कटाक्ष है कि कैसे बेहिसाब अमीरी इंसान को इतना बनावटी बना सकती है कि उसकी कोहनी तक दिखना बंद हो जाए। तो एक तरफ है अंबानी और दूसरी तरफ कामरा। बात करते हैं सुधा मूर्ति की, जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। उनका जो एक फेमस दावा है ना, मैं सिंपल हूं, कामरा उसी धागे को पकड़ लेते हैं और फिर उनकी पूरी इमेज को उधेड़ना शुरू कर देते हैं। कामरा ये दिखाते हैं कि सुधा मूर्ति की जो सादगी वाली कहानियां हैं, उनका एक सेट पैटर्न है, एक फॉर्मूला है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इस पैटर्न को दिखाकर वो ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या ये सादगी सच में है या फिर बड़ी सावधानी से बनाई गई एक ब्रांड इमेज है। अच्छा, तो पैसे और शोहरत की दुनिया से निकलकर अब कामरा आते हैं समाज की उन बातों पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। वो हमारी पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं पर, खासकर भारतीय मर्दों से जुड़ी उम्मीदों पर सवाल उठाते हैं। कामरा एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने सुना होगा कि भाई, मर्द अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं दिखाते। ये सवाल मर्दानगी की पुरानी परिभाषाओं पर कटाक्ष करने के लिए एक मंच तैयार करता है। और इस सवाल के जवाब में कामरा एक ऐसा पलटा सवाल पूछते हैं जो पूरी बात को ही पलट देता है। ये एक शानदार कटाक्ष है। उनका तर्क है कि इतिहास उठाकर देख लो, मर्दों की दबी हुई भावनाओं ने दुनिया में शांति नहीं बल्कि लड़ाइयां ही करवाई हैं। यहीं पर कामरा एक बहुत ही मजेदार थ्योरी सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मिक्सर और फ्रिज जैसी चीजें औरतों की मदद के लिए नहीं बनी, बल्कि इनका आविष्कार तब हुआ जब मर्दों को लड़ाई के दौरान सब कुछ खुद करना पड़ा। फिर वो एक बहुत पॉपुलर मीम का जिक्र करते हैं, रोटी वाला मीम। इसमें लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज की रोटियों की तुलना की जाती है। लेकिन कामरा का पॉइंट ये है कि भाई, लव मैरिज हो या अरेंज्ड, रोटी तो आखिर में औरत ही बना रही है ना। ये पितृसत्ता पर एक बहुत ही सटीक वार है। तो समाज से अब कहानी जाती है टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में। यहाँ कामरा भारत के तथाकथित इनोवेशन और बड़े बड़े राष्ट्रवादी नारों के बीच की जो खाई है, उस पे व्यंग्य करते हैं। इसके लिए वो ओला स्कूटर का बड़ा मजेदार उदाहरण देते हैं। कामरा ऑनटेक उद्यमियों पर निशाना साधते हैं जो एक ठीक ठाक स्कूटर तक नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बातें करते हैं देश बनाने की। ये उनकी बड़ी बड़ी बातों और असलियत के बीच का मजाक है। कामरा इस बात पर भी कटाक्ष करते हैं कि भारत में इनोवेशन की कमी के लिए कैसे कैसे बहाने दिए जाते हैं। जैसे अगर चीन ने कोई कमाल का एआई ऐप बना दिया तो यहाँ तर्क दिया जाता है कि अरे वहाँ तो विपक्ष है ही नहीं। मतलब कमाल की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर की नाकामी का ठीकरा लोकतंत्र पर फोड़ दिया जाता है।
और बात सिर्फ टेक उद्यमियों की नहीं है। कामरा दिखाते हैं कि कैसे मुंबई की बाढ़ जैसे संकट के समय देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी समाधान देने के बजाय जब जिंदगी आपको नींबू दे जैसी घिसी-पिटी सलाह देने लगते हैं जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। और अब शो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचता है म्यूजिक के साथ। यहाँ कामरा अपने सारे तर्कों को, अपनी सारी आलोचनाओं को गानों में बदल देते हैं। ये एक तरह से असहमति का संगीत है। पहला गाना वो सीधा सीधा निशाना साधता है ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर। कामरा उन आरोपों को गाने का रूप दे देते हैं जिनके मुताबिक ये एजेंसियां अब आजाद नहीं रहीं बल्कि सरकार के हाथ का एक राजनीतिक हथियार बन चुकी हैं। दूसरे गाने में कामरा विकसित भारत के नारे को पकड़ते हैं और उसके ठीक सामने एक बिल्कुल उल्टा सच रखते हैं। जहां एक तरफ तरक्की के बड़े बड़े दावे हैं, वहीं गाने का कोरस है हम होंगे कंगाल। ये विरोधाभास ही अपने आप में एक तीखा व्यंग है। तीसरा गाना तो और भी तीखा है। इसमें एक सत्ता के भूखे राजनेता की तस्वीर खींची गई है और उसके लिए जलता गुजरात और मणिपुर की रात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये इशारे सीधे तौर पर हाल की राजनीतिक घटनाओं से जुड़ते हैं और व्यंग्य को और भी गहरा बना देते हैं। और शो का जो आखिरी गाना है वो सीधे देश के सबसे बड़े नेता की पैरोडी है। इसमें नेता को एक ऐसे तानाशाह के तौर पर दिखाया गया है जो खुद मान रहा है झूठा हूं मैं, कातिल भी हूं। ये एक तरह की आत्मस्वीकृति है जो व्यंग्य को अपने चरम पर ले जाती है। लेकिन शो का अंत सिर्फ एक गाने से नहीं होता। कामरा का जो आखिरी बयान है वही शायद पूरे शो का असली मतलब समझाता है। वो सबको याद दिलाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है, बल्कि ये करने की इजाज़त उन्हें भारत का संविधान देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली बात है कि व्यंग्य, आलोचना और असहमति सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।